Hello friends, welcome to my channel. In this video we are going to discuss about section 188 जो कि है related party transactions. Okay. साथ ही साथ हम सीखेंगे रूल 15 ऑफ द कंपनीज मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर रूल्स 2014 एंड कुछ डेफिनेशंस भी सीखेंगे कि रिलेटेड पार्टी होता क्या है. ओके. सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 में इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है बिकॉज हम ट्रांजेक्शन किसके साथ कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी के साथ. ओके. तो हमें ये पता होना चाहिए कि रिलेटेड पार्टी होता क्या है. ओके. और अब जो भी ट्रांजेक्शन्स हम करेंगे ओके उसमें हमें क्या चाहिए होगा, मतलब रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखा है कोई भी ट्रांजेक्शन करने के लिए. ओके. बस कुछ प्रिस्क्राइब प्रोसीजर दे रखे हैं कि हमें किसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, कब परमिशन लेनी पड़ेगी, कब हमें बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी, कब हमें शेयर होल्डर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी, मतलब अप्रूवल लेना पड़ेगा, या फिर हमें कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है. ओके. तो इन सब ट्रांजेक्शन्स के बारे में दे रखा है कि कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स में हमें बोर्ड की परमिशन लेनी है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन्स में हमें जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना है, कौन कौन से ट्रांजेक्शन में हमें किसी का भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी प्रेस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है. ओके. तो इन सब ट्रांजेक्शन्स की डिटेल दे रखी है सेक्शन 188 में जो कि है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन. ओके. हमें एक और डेफिनेशन सीखनी होगी जो कि है सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 जो कि है रिलेटिव की डेफिनेशन. ओके. बिकॉज हम रिलेटेड पार्टी की जब डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें रिलेटिव वर्ड बार बार यूज़ होगा. ओके. तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि रिलेटिव का मतलब क्या होता है. ओके. तो ये सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में. तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मीनिंग क्या होता है रिलेटेड पार्टी का जो कि है सेक्शन 2 सब सेक्शन 76 में, और रिलेटिव का मतलब क्या है सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 में. ओके. तो इन दोनों का ही मतलब हम सीखेंगे सबसे पहले. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ रिलेटेड पार्टी जो कि है सेक्शन 2 सब सेक्शन 76. कोई भी कंपनी का डायरेक्टर या फिर उसका रिलेटिव ये हो जाएंगे उसके रिलेटेड पार्टी. ओके. सबसे करीब वाले. बट और भी लोग आएंगे लाइक KMP यानी की मैनेजरियल पर्सोनल जो भी होते हैं कंपनी में, या फिर उनके रिलेटिव. ओके. तो ये भी आ जाएंगे रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में. आप देख रहे होंगे कि यहाँ बार बार रिलेटिव वर्ड यूज़ हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा था कि रिलेटिव का मतलब भी आपको क्लियर होना चाहिए. तो आगे वाली स्लाइड्स में हम रिलेटिव का मतलब भी सीखेंगे. ओके. बट अभी के लिए हमें इतना ध्यान रखना है कि कोई भी कंपनी में डायरेक्टर या उसका रिलेटिव कंपनी का रिलेटेड पार्टी होता है. यानी कंपनी जब भी ट्रांजैक्शंस करती है डायरेक्टर से या उसके रिलेटिव से तो वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस होंगे. ओके. या फिर KMP से या फिर रिलेटिव से तो वो भी RPT होंगे. RPT मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, शॉर्ट में मैं कहूँगा RPT. ओके. एंड अगर प्राइवेट कंपनी है कोई और हमारा डायरेक्टर या फिर मैनेजर या फिर हमारे कंपनी में कोई डायरेक्टर है या उसका रिलेटिव, ओके, या फिर मैनेजर है या उसका रिलेटिव उस प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर या मेंबर है. ओके. तो उस केस में भी वो प्राइवेट कंपनी से अगर हम कोई ट्रांजैक्शंस करेंगे तो वो RPT माना जाएगा, यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन माना जाएगा. ओके. तो ये भी क्लियर है. नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी. पब्लिक कंपनी में मतलब हमारी कंपनी में कोई भी डायरेक्टर या मैनेजर उस पर्टिकुलर पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है और वो होल्ड करके बैठा है क्या, मोर देन 2% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल अलॉन्ग विद हिज रिलेटिव. ओके. वो अपने रिलेटिव के साथ, मतलब अकेला भी कर सकता है बट कुल मिला के कहा गया है कि उसके रिलेटिव वो खुद जितनी भी होल्डिंग कर रखे हैं वो मोर देन 2% है. ओके. देन उस पब्लिक कंपनी को भी हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे. ओके. तो ये भी क्लियर है. ये 4 पॉइंट हो गए. नेक्स्ट और भी चीज़ें आएगी. कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट बॉडी कॉर्पोरेट जहाँ पे उनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या डायरेक्टर्स या फिर मैनेजर accustomed टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द एडवाइस डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस. किसके, हमारे कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर, यानी उस पर्टिकुलर बॉडी कॉर्पोरेट के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, डायरेक्टर है, मैनेजर है, वो हमारे हम कंपनी के जो डायरेक्टर है या मैनेजर है उनके डायरेक्शंस फॉलो करते हैं या फिर उनकी एडवाइस फॉलो करते हैं या उनके इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, यानी हमारे इशारों पे वो काम करते हैं. ओके. तो उस केस में भी वो बॉडी कॉर्पोरेट हमारी रिलेटेड पार्टी है. हम जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे उस बॉडी कॉर्पोरेट के साथ वो RPT माना जाएगा. या फिर कोई भी पर्सन जो एडवाइस करता है, डायरेक्शंस देता है, इंस्ट्रक्शंस देता है हमारी कंपनी के डायरेक्टर मैनेजर को, तो उस केस में भी क्या होगा, वो पर्सन हमारा रिलेटेड पार्टी माना जाएगा. तो फिर उस पर्सन को भी हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे, यानी कोई भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे इन लोगों से तो हम उसको RPT मानेंगे. यानी किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन करें हम उससे, हम मानेंगे उसको क्या, RPT. कोई भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, बट
इसमें सिर्फ प्रेस्क्राइब प्रोसीजर दे रखे हैं कहाँ पे, सेक्शन 188 में। ओके, और इसमें एक्सक्लूड किया गया प्रोफेशनल कैपेसिटी, यानी हम एडवाइस दे रहे हैं, यानी हमारी कंपनी का डायरेक्टर या मैनेजर है वो कोई प्रोफेशनल सर्विस भी चलाता है, यानी कोई भी प्रोफेशनल है और वो एडवाइस दे रहा है, वो अलग बात है। ओके, यानी एडवाइस कौन सी, प्रोफेशनल वाली, यानी प्रोफेशनल कैपेसिटी में कोई एडवाइस दे रहा है या डायरेक्शन दे रहा है। सपोज़ कीजिए कि कोई लॉयर है वो एडवाइस दे रहा है या फिर कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, तो उस केस में वो अलग चीज़ है। ओके, तो इसीलिए प्रोफेशनल कैपेसिटी को एक्सक्लूड किया गया है इस पर्टिकुलर 2 पॉइंट के लिए। ओके, नेक्स्ट इज कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, ओके, जो क्या है, हमारी कंपनी की होल्डिंग कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी, यानी हमारी कंपनी है जो उसकी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी, तो ये तीनों ही हमारे रिलेटेड पार्टी माने जाएंगे। नेक्स्ट इज अ सब्सिडरी ऑफ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज़ ऑल्सो अ सब्सिडरी। ओके, यानी सब्सिडरी हमारी होल्डिंग कंपनी जो है उसकी कोई और सब्सिडरी, तो उसको भी हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे। या फिर कोई इन्वेस्टिंग कंपनी है या फिर कोई भी वेंचर है कंपनी का, तो उस पर्टिकुलर कंपनी को भी हम इन्वेस्टिंग कंपनी मानेंगे। इन्वेस्टिंग कंपनी मतलब हम स्टेक ले रखा है कोई भी, ओके, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के लिए, तो फिर उसको भी हम क्या मानेंगे, रिलेटेड पार्टी। ओके, या फिर कोई वेंचर यानी जॉइंट वेंचर कह सकते हैं हम। ओके, तो उस केस में भी रिलेटेड पार्टी मानेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो वो आरपीटी के अंडर फॉल करे। एंड प्राइवेट कंपनी को इस पर्टिकुलर चीज़ से एक्सक्लूड किया गया है, यानी इस पॉइंट से एक्सक्लूड किया गया है, एग्जेम्पशन मिला है अगर उसने कोई भी तरह का डिफ़ॉल्ट नहीं किया है। कहाँ पे, सेक्शन 137 जो कि है फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड सेक्शन 92 जो कि है एनुअल रिटर्न। ओके, इन दोनों में अगर उसने कोई भी डिफ़ॉल्ट नहीं किया है देन उसको इस पर्टिकुलर डेफिनेशन से एक्सक्लूड किया जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर ये जो होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट, इन्वेस्टिंग, ये सब जो बातें दे रखी है इसमें प्राइवेट कंपनी को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी उसको एग्जेम्पशन है। अगर उससे हम कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी है हमारी प्राइवेट कंपनी, देन उस चीज़ को हम सेक्शन 188 में कवर नहीं करेंगे। ओके, यानी सेक्शन 188 जो आरपीटी है उसमें हम कवर नहीं करेंगे इन पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनीज़ को, इस पॉइंट में पर्टिकुलर। ओके, नेक्स्ट इज एनी अदर पर्सन एज में बी प्रेस्क्राइब, जो कि है प्रेस्क्राइब किया गया है रूल 3 में, कोई भी डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड केएमपी। ओके, केएमपी एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को एक्सक्लूड किया गया है, जो कि है होल्डिंग कंपनी का डायरेक्टर। ओके, यानी हमारी जो कंपनी है उसकी होल्डिंग कंपनी जो भी है उसका पर्टिकुलर डायरेक्टर अदर देन इंडिपेंडेंट एंड केएमपी, या फिर उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का रिलेटिव, तो उसको भी हम रिलेटेड पार्टी मानेंगे एज पर रूल 3। ओके, रूल 3 मतलब प्रेस्क्राइब किया गया है इस पर्टिकुलर पॉइंट में, यानी यहाँ लिखा हुआ है ना सच अदर पर्सन एज में भी प्रेस्क्राइब, तो वो प्रेस्क्राइब बाद में किया गया, तो उसमें ये चीज़ आई है कि हमारी कंपनी का जो भी होल्डिंग कंपनी है उसका डायरेक्टर या फिर उसका उस पर्टिकुलर डायरेक्टर का रिलेटिव। ओके, बट अदर देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड केएमपी। ओके, तो ये भी पर्टिकुलर पॉइंट हो गया। तो ये थी डेफिनेशन रिलेटेड पार्टी की। ओके, तो अब बात करते हैं हम रिलेटिव की। तो अब बात करते हैं सेक्शन 2 सब सेक्शन 77 जो कि है मीनिंग ऑफ रिलेटिव। ओके, यानी जो रिलेटिव बार बार वहाँ पे वर्ड यूज़ हो रहा था रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में, तो वो पूरा डिफाइन कहाँ किया गया है, सेक्शन 2 सब सेक्शन 77। ओके, तो रिलेटिव कौन होते हैं, मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, यानी जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होती है उसके जो भी मेंबर्स होते हैं वो रिलेटिव होते हैं आपस में। ओके, एंड हस्बैंड वाइफ ये भी आपस में रिलेटिव माने जाएंगे, इनको भी इंक्लूड किया गया है। एंड अदर कोई रिलेशन है लाइक फादर का रिलेशन है इंक्लूडिंग स्टेप फादर, मदर का रिलेशन है इंक्लूडिंग स्टेप मदर, सन का रिलेशन है इंक्लूडिंग स्टेप सन, सन्स वाइफ, डॉटर, डॉटर्स हस्बैंड, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर, सिस्टर इंक्लूडिंग स्टेप सिस्टर। ओके, तो ये सारे पर्सन ये सारे रिलेशंस दे रखे हैं। अगर आप इस रिलेशन से किसी भी पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं देन आपको वो रिलेटिव होगा। ओके, यानी आपका वो रिलेटिव माना जाएगा, राइट। तो ये थी डेफिनेशन किसकी, रिलेटिव की। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेन सेक्शन जो कि है सेक्शन 188 सब सेक्शन 1। ओके, अभी तक हमने क्या पढ़ा, रिलेटिव क्या होते हैं, रिलेटेड पार्टी क्या होती है। ओके, तो ये वर्ड्स बार बार आपको इस सेक्शन में यूज़ होंगे, इसीलिए मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया कि रिलेटिव क्या होते हैं, रिलेटेड पार्टी क्या होती है। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 जो कि है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन टू विच सेक्शन 188 इज़ एप्लीकेबल, यानी कुछ ऐसे ट्रांजेक्शन्स इसमें लिखे हुए हैं जिसमें सेक्शन 188 एप्लीकेबल है। ओके, तो सबसे पहला ट्रांजेक्शन है सेल, परचेज या फिर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और मटेरियल्स। ओके, कोई भी हम सेल या परचेज करते हैं
गुड्स या फिर मटेरियल्स, तो उसको इंक्लूड किया गया है आरपीटी में। अगर हम किसके साथ वो कर रहे हैं, रिलेटेड पार्टी के साथ, ओके, तो उस केस में इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन को इंक्लूड किया गया। सेकंड इज सेलिंग और अदरवाइज डिस्पोजिंग कर रहे हैं हम, या फिर बाय कर रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, या फिर लीज पे दे रहे हैं कोई प्रॉपर्टी, या फिर अवेल कर रहे हैं कोई सर्विसेज, या फिर रेंडर कर रहे हैं कोई सर्विसेज, या फिर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं कोई एजेंट का किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए, परचेज या फिर सेल ऑफ गुड्स या फिर मटेरियल्स या फिर सर्विस या फिर प्रॉपर्टी के लिए, या फिर कोई भी रिलेटेड पार्टी का अपॉइंटमेंट कर रहे हैं हम किसी ऑफिस में या फिर प्लेस ऑफ प्रॉफिट में। प्लेस ऑफ प्रॉफिट बेसिकली क्या होता है कि उसका जितना रेम्यूनरेशन बनना चाहिए उससे हम ज़्यादा दे रहे हैं, ओके, तो उस केस में भी हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ प्रेस्क्राइब प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे, ओके। एंड लास्ट इज अंडर राइटिंग द सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज़, यानी किसी को हम अंडर राइटिंग के मतलब अंडर राइट कर रहे हैं अपनी सिक्योरिटीज़ किसी पर्सन से, तो वो हमारा रिलेटेड पार्टी है, देन ऑल्सो ये सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएगा, ओके। तो ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन्स हैं, अगर हम कोई रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं ये वाले, देन उसको इंक्लूड करेंगे किसमें, सेक्शन 188 में, और वो एप्लीकेबल हो जाएगा सेक्शन 188, ओके। बट देयर आर सम लिमिट्स एंड देयर आर सम एक्सेप्शंस, ओके, यानी कुछ ऐसे क्राइटेरियाज होंगे जहाँ पे क्या होगा, हमें कोई भी प्रेस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ ऐसे लिमिट्स दे रखी है इन ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, ओके, वो लिमिट्स के लिए हमें रूल पढ़ना पड़ेगा। तो वो ट्रांजैक्शन अगर हम लिमिट क्रॉस करते हैं देन वी हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। अगर लिमिट क्रॉस नहीं करते हैं देन हम बोर्ड की परमिशन लेके वो ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ओके। जैसा कि मैंने पहली स्लाइड में बताया था कि 3 पॉसिबिलिटीज़ होगी, या तो कोई भी प्रेस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो नहीं करना है, या तो परमिशन लेनी है बोर्ड की, या फिर परमिशन अप्रूवल लेना है शेयर होल्डर्स का, ओके, इन जनरल मीटिंग, ओके। तो तीनों ही हम डिस्कस करेंगे। ये बेसिकली मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ट्रांजैक्शंस कौन कौन से होंगे जो हम रिलेटेड पार्टी के साथ करेंगे तो सेक्शन 188 अप्लाई होगा, ओके। तो अब हम बात करते हैं आरपीटी फॉर विच नो अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, ओके, यानी ऐसे आरपीटी मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन जिनमें हमें कोई भी तरह का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, न ही बोर्ड की न ही शेयर होल्डर्स की, ओके। तो इसी को मैंने कहा था कि कोई पॉसिबिलिटीज़ ऐसी भी होगी, यानी कोई ट्रांजैक्शंस ऐसे भी होंगे जहाँ पे हमें किसी की भी कोई भी प्रेस्क्राइब प्रोसीजर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शन करना है और हमारा वो ट्रांजैक्शन वैलिड माना जाएगा, सेक्शन 188 अप्लाई नहीं होगा, यानी किसी का भी अप्रूवल नहीं लेना, ओके। तो वो कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे, इन केस एनी आरपीटी इज एंटर्ड इनटू बाय द कंपनी, यानी कंपनी कोई भी आरपीटी में एंटर करती है यानी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन करती है इन इट्स ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी उसका प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ ही वही है, ओके, यानी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने क्या किया, वो ट्रांजैक्शन एंटर किया, एंड ऑल्सो एट एन आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस का क्या मतलब होता है, अगर हमने जिस भी रिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन किया अगर वो अनरिलेटेड भी होता तो भी हम ऐसे ही ट्रांजैक्शन करते, यही कॉस्ट वगैरह रहती, यही वैल्यू वगैरह रहती उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन की, कोई भी तरह का एक्स्ट्रा बेनिफिट हमने नहीं दिया उस पर्टिकुलर पार्टी को, ओके। तो उस केस में सेक्शन 188 अप्लाई नहीं होगा, एंड ऑल्सो हमें कोई भी अप्रूवल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, ओके। बट 2 कंडीशन है, कौन कौन सी, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए एंड आर्म्स लेंथ प्राइस होनी चाहिए, ओके। आर्म्स लेंथ बेसिस का क्या मतलब होता है, यानी जो ट्रांजैक्शन हमने किया वो अनरिलेटेड भी होता तो भी हम वैसे ही करते हैं, ओके, इसको कहा जाता है आर्म्स लेंथ प्राइस। एंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटीज़ ही कंपनी की वो ही है, ओके। तो उस केस में भी कोई अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, यानी ये बीच में प्लस है, ओके, यानी ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई होनी चाहिए तभी हम अप्रूवल नहीं लेंगे तो चलेगा, वरना हमें अप्रूवल लेना पड़ेगा। इनमें से कोई भी अगर मिसिंग है देन वी हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ द एप्रोप्रिएट पर्सन, ओके। हो सकता है वो बोर्ड हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, या फिर शेयर होल्डर्स हो, ओके, यानी कोई भी जो भी अप्रोप्रिएट होगा वो हम आगे देखेंगे कि कौन से केस में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ता है, कौन से केस में बोर्ड का अप्रूवल लेना पड़ता है, ओके। तो बट वो कब नौबत आएगी, जब ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है या फिर आर्म्स लेंथ बेसिस नहीं है, राइट। तो ये 2 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज आरपीटी रिक्वायरिंग कंसेंट ऑफ द बोर्ड, यानी कौन से ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जहाँ पे हमें बोर्ड की कंसेंट लेनी पड़ेगी, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, ओके। सो इन केस आरपीटी कवर्ड अंडर सेक्शन 188(1), कौन सा था सेक्शन 188(1), जहाँ पे हमने ट्रांजैक्शंस देखे थे, कौन कौन से, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स मटेरियल, एजेंट को अपॉइंट कर रहे हैं पर्टिकुलर सेल्स के लिए, या फिर और भी बहुत सारे ट्रांजैक्शंस देखे थे हमने। वो सारे ट्रांजैक्शंस अगर हम कर रहे हैं किससे, रिलेटेड पार्टी से, that is contract or arrangement between a company and related party is not on arm's length basis,
यानी आर्म्स लेंथ बेसिस नहीं है। अगर वो पार्टी अनरिलेटेड होती तो हम कुछ और ट्रांजैक्शन करते, यानी कुछ और वैल्यू होती उस ट्रांजैक्शन की, या कुछ और टर्म्स एंड कंडीशंस होती, या फिर कोई और वो वैल्यू प्रोवाइड करता हमें। ओके, तो उस केस में क्या होगा ना, ये सेक्शन अप्लाई हो जाएगा। और अगर शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं है, वो कब ज़रूरी नहीं है वो हम आगे देखेंगे। अगर वो ज़रूरी नहीं है और वो आर्म्स लेंथ बेसिस पे भी नहीं है वो पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, देन वी हैव टू टेक कंसेंट ऑफ द बोर्ड, यानी कंसेंट लेना पड़ेगा हमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, गिवन बाय अ रेजोल्यूशन एट अ मीटिंग ऑफ बोर्ड, यानी बोर्ड में रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा और कंसेंट लेनी पड़ेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ओके, एंड ऑल्सो रूल 15(1) में क्या लिखा हुआ है कि हमें कुछ स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ेंगे। वो क्या होंगे, उसके लिए हमें रूल रेफर करना पड़ेगा, कौन सा, रूल 15 सब रूल 1। ओके, तो अब देखते हैं कौन कौन से डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे। तो रूल 15(1) में क्या लिखा हुआ है, हमें डिस्क्लोजर्स देने पड़ेंगे किसके, नेम ऑफ द रिलेटेड पार्टी, यानी जिस भी रिलेटेड पार्टी से हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और रिलेशनशिप क्या है, यानी किस तरह का रिलेशन है। ओके, बहुत सारे हमने रिलेटेड पार्टी के रिलेशंस पढ़े थे ना, कौन किस किस केस में वो रिलेटेड पार्टी मानी जाएगी। ओके, यानी वो पब्लिक कंपनी है और उसमें उसने होल्ड करके रखा है, या फिर प्राइवेट कंपनी है उसका डायरेक्टर, वो सब बात की थी ना रिलेटेड पार्टी की डेफिनेशन में। तो वही है कि नेचर ऑफ रिलेशनशिप क्या है, यानी किस पॉइंट से वो रिलेटेड पार्टी है हमारा। ओके, वो सब, एंड नेचर क्या है, ड्यूरेशन क्या है कॉन्ट्रैक्ट का, एंड पर्टिकुलर्स क्या है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट के, एंड मटेरियल टर्म्स एंड कंडीशंस क्या क्या है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट की, इंक्लूडिंग द वैल्यू, यानी वैल्यू क्या है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, इफ़ एनी। ओके, या फिर एनी एडवांस पेड, यानी कौन कौन से हमने एडवांस पे कर दिए हैं, या फिर कितने हमें एडवांस रिसीव हुए हैं फॉर डेट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट, इफ़ एनी, अगर है तो। ओके, एंड नेक्स्ट इज मैनर ऑफ डिटरमाइनिंग द प्राइसिंग, यानी प्राइसिंग किस तरह से डिटरमाइन की है हमने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट की, एंड अदर कमर्शियल टर्म्स क्या क्या है जो कि पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट के या फिर पार्ट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के, दोनों ही हमें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ओके, वेदर ऑल फैक्टर्स जो कि रिलेवेंट है कॉन्ट्रैक्ट से कंसिडर हुए हैं या नहीं, द डिटेल्स ऑफ फैक्टर्स नॉट कंसिडर्ड विद द रैशनल फॉर नॉट कंसिडरिंग दोज फैक्टर्स, यानी कौन कौन से फैक्टर्स को हमने कंसिडर नहीं किया है और वो क्यों नहीं किया है, वो भी फैक्टर्स हमें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। ओके, या फिर एनी अदर इन्फॉर्मेशन जो रिलेवेंट है और इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए टू टेक डिसीजंस ऑन द प्रपोज ट्रांजैक्शन। ओके, बिकॉज हम कंसेंट ले रहे हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का, तो वो सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन या फिर जो भी इंफॉर्मेशन जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड के लिए टू डिसाइड, ओके, यानी डिसाइड करने के लिए कि वो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ओके, यानी कंपनी को बेनिफिट है कि नहीं है। ओके, यानी कंपनी को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है, यानी वो रिलेटेड पार्टी के साथ हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो उसमें उस रिलेटेड पार्टी का कुछ बेनिफिट तो नहीं है जिससे हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो ये सारी बातें बोर्ड डिसाइड करेगा और उसके बाद कंसेंट देगा अपनी। ओके, तो ये सारी बातें हमें डिस्क्लोज करनी पड़ेगी। अभी तक हमने पढ़ा रूल 15(1), अब पढ़ते हैं रूल 15(2), जिसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है कि इन केस कोई भी डायरेक्टर जो है वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में इंटरेस्टेड है जो हम कर रहे हैं किसके साथ, रिलेटेड पार्टी के साथ, तो उस पर्टिकुलर जो मीटिंग हम बुलाएंगे कंसेंट लेने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो वहाँ पे वो डायरेक्टर प्रेजेंट नहीं होगा। ओके, यानी जिसका भी इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में या अरेंजमेंट में, वो वहाँ उस मीटिंग में प्रेजेंट नहीं होगा उस डिस्कशन में। ओके, अगर और भी कई दूसरे डिस्कशन हो रहे होंगे तो वहाँ प्रेजेंट हो सकता है। ओके, नो डाउट, बट उस पर्टिकुलर डिस्कशन में जहाँ पे उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए डिस्कशन हो रहा है उसमें प्रेजेंट नहीं होगा वो पर्टिकुलर डायरेक्टर। ओके, तो रूल 15(1) हो गया, 2 हो गया। अब बात करेंगे 3 की, वो कब आएगा, अगर ये ट्रांजैक्शंस जो हमने पढ़े थे 188 सबसेक्शन 1 में जो ट्रांजैक्शंस पढ़े थे, सेल ऑफ प्रॉपर्टी, सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स या फिर मटेरियल, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, या फिर और भी बहुत सारे पॉइंट्स हमने पढ़े थे सेक्शन 188 सबसेक्शन 1 में, इनमें कुछ लिमिट दे रखी है कहाँ पे, रूल 15(3) में। ओके, रूल 15(3) में क्या दे रखी है, लिमिट दे रखी है इन पर्टिकुलर ट्रांजैक्शंस के लिए। तो अगर वो लिमिट एक्सीड होती है तो हम क्या करेंगे, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, यानी शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओके, अगर लिमिट एक्सीड नहीं होती है तो क्या करते हैं हम, बोर्ड की परमिशन ले लेंगे। ओके, अगर लिमिट एक्सीड होती है तो हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा कहाँ पे, इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओके, तो इतना क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं ऐसे आरपीडीज जहाँ पे हमें अप्रूवल चाहिए होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का। ओके, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस होंगे जहाँ पे किसी का अप्रूवल नहीं लेना,
कौन कौन से ट्रांजैक्शन होंगे जिसमें बोर्ड की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब बात करेंगे ऐसे कौन से ट्रांजैक्शन होंगे जहाँ पे हमें शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओके, तो एक बार वापस वो ट्रांजैक्शंस देख लेते हैं जो कि थे सेक्शन 188 सब सेक्शन 1 में। तो इसको क्लॉज वाइज देखें तो ऐसे हैं, क्लॉज A to E एंड F एंड G। ओके, यानी रूल में भी ऐसे पार्ट में डिफाइन किया गया है। ओके, लिमिट जो है वो पार्ट में दे रखी है, यानी सबसे पहले रूल 15 में क्या दे रखा है, रूल 15(3) में क्लॉज A to E की लिमिट्स, एंड देन दे रखा है क्लॉज F की लिमिट एंड क्लॉज G की लिमिट। ओके, तो इन सब की लिमिट है, अगर लिमिट एक्सीड होगी देन वी हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, अगर लिमिट एक्सीड नहीं होती देन वी हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ परमिशन ऑफ किसका, बोर्ड की। ओके, तो ये तीन चीज़ें ही हम डिटेल में समझेंगे, इसमें ही लिमिट्स दे रखी है। तो सबसे पहला क्या था, सेल या परचेज किसका, गुड्स या फिर मटेरियल डायरेक्टली या फिर थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, यानी एजेंट अपॉइंट किया हमने पर्टिकुलर परचेज या सेल के लिए या फिर सप्लाई के लिए। ओके, तो इसकी क्या लिमिट है, इफ़ द वैल्यू ऑफ सच ट्रांजेक्शन और ट्रांजेक्शन्स अमाउंटिंग टू 10% और मोर ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, यानी कंपनी का जो भी टर्नओवर होगा हमें उसका 10% निकालना होगा। अगर वो अमाउंट से ज़्यादा की हम सेल करते हैं, परचेज करते हैं या फिर सप्लाई करते हैं गुड्स या फिर मटेरियल डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट के थ्रू करते हैं, यानी एजेंट को अपॉइंट करते हैं उसके थ्रू परचेज सेल या सप्लाई करते हैं, तो उस केस में अगर अमाउंट 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी से ज़्यादा है या फिर 10% ऑफ द कंपनी का टर्नओवर है, ओके, यानी 10% या उससे ज़्यादा, देन वी हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, 10% से कम है देन परमिशन ले लेंगे बोर्ड की, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर 10% या उससे ज़्यादा है देन वी हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स। ओके, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट था जो कि बी पॉइंट है, यानी बी क्लॉज, उसमें है सेलिंग या फिर अदरवाइज डिस्पोजिंग ऑफ बाइंग और बाइंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, यानी सेल कर रहे हैं या फिर डिस्पोज कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं प्रॉपर्टी डायरेक्टली या फिर थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, यानी एजेंट के थ्रू बाय कर रहे हैं या फिर खुद ही बाय कर रहे हैं डायरेक्टली। ओके, तो उस केस में क्या लिमिट है, 10% या उससे ज़्यादा। 10% किसका, नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, यानी 10% ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी या फिर 10% से ज़्यादा। ओके, तो अगर वैल्यू 10% से ज़्यादा है या 10% है देन वी हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, अगर 10% से कम है देन वी हैव टू टेक परमिशन ऑफ बोर्ड। सिंपल, ये ध्यान रखना, यहाँ पे नेट वर्थ है, यहाँ पे टर्नओवर है। ओके, दोनों में फ़र्क है। नेक्स्ट इज लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, अगर हम लीज पे दे रहे हैं प्रॉपर्टी, और हाँ ये ट्रांजैक्शंस जो भी हो रहे हैं ना, ये किसके साथ हो रहे हैं, रिलेटेड पार्टी के साथ। रिलेटेड पार्टी कौन होती है ये बताने की बार बार ज़रूरत नहीं है, वो डेफिनेशन में हमने सीख लिया है। ओके, तो ये ट्रांजैक्शन रिलेटेड पार्टी के साथ हो रहे हैं और ये लिमिट एक्सीड हो रही है, तब हमें अप्रूवल लेना है शेयर होल्डर्स का। ओके, यूं ही नहीं लेना है, अगर अनरिलेटेड है तो फिर लेना ही नहीं है। ओके, तो लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, उसके लिए क्या है, 10% या उससे ज़्यादा टर्नओवर ऑफ द कंपनी, यानी टर्नओवर का 10% निकालेंगे, वो लिमिट हो जाएगी, उस लिमिट का ट्रांजैक्शन है या फिर उससे ज़्यादा है, देन वी हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, अदरवाइज परमिशन ले लेंगे बोर्ड की। ओके, नेक्स्ट इज अवेल कर रहे हैं हम सर्विसेज या फिर रेंडर कर रहे हैं सर्विसेज डायरेक्टली या फिर थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, और उसकी वैल्यू एक्सीड हो रही है या फिर कितनी है, 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी, यानी 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी है या फिर उससे ज़्यादा है। ओके, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा शेयर होल्डर्स का बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओके, सिंपल, तो ये भी क्लियर है। तो आप ऑब्जर्व कर सकते हैं यहाँ पे टर्नओवर है, यहाँ पे टर्नओवर है, यहाँ पे टर्नओवर है, बीच में ये जो है जब हम प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं उस केस में नेटवर्थ है, बाकी सब में टर्नओवर है। ओके, तो A to E कंप्लीट हो गया। अब आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि A to E में 5 पॉइंट है बट यहाँ पे 4 ही है, बिकॉज वो जो 5th पॉइंट था वो किसका था, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट का, तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट यहाँ पे ही कवर हो गया। अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट, तीनों ही चीज़ों में अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट कवर हो चुका है, तो इसीलिए क्लॉज E की बात ही नहीं आई। ओके, तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, क्लॉज A to E की लिमिट्स। ओके, यानी इतनी लिमिट हमने पढ़ ली है, किस किस की, सेल, परचेज या फिर सप्लाई, किसका, गुड्स या मटेरियल्स का। ओके, क्या था उसका, 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी लिमिट थी, या फिर सेल या फिर अदरवाइज डिस्पोज कर रहे हैं या फिर बाय कर रहे हैं प्रॉपर्टी, उसके लिए क्या लिमिट थी, 10% ऑफ द नेट वर्थ ऑफ द कंपनी, नेट वर्थ है यहाँ पे। ओके, बाकी सब में क्या था, टर्नओवर।
एंड थर्ड क्या था, लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड, उसके लिए क्या लिमिट थी, 10% ऑफ द टर्नओवर। सर्विस ले रहे हैं या फिर दे रहे हैं, उसके लिए लिमिट थी 10% ऑफ द टर्नओवर। या फिर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एजेंट का फॉर पर्पज ऑफ परचेज या फिर सेल ऑफ गुड्स मटेरियल सर्विसेज प्रॉपर्टी। ओके, तो इसको हमने इनडायरेक्टली पढ़ लिया था बिकॉज वो सब में अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट के थ्रू भी आ चुका था। ओके, तो ए टू ई कंप्लीट। अब बात करते हैं क्लॉज एफ की। क्लॉज एफ में क्या दे रखा है, तो क्लॉज एफ में है वेयर द ट्रांजैक्शन या फिर ट्रांजैक्शंस एंटर कर रहे हैं हम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में या अरेंजमेंट में, इज़ फॉर द अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस और प्लेस ऑफ प्रॉफिट इन द कंपनी या फिर सब्सिडरी कंपनी या एसोसिएट कंपनी। यानी हम किसी भी पर्सन को जो हमारा रिलेटेड पार्टी है उसको अपॉइंट कर रहे हैं। ओके, कहाँ पे, कंपनी के कोई ऑफिस में या फिर प्लेस ऑफ प्रॉफिट में। प्लेस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, बेसिकली उसका जो रेम्यूनरेशन बनता है उससे हम ज़्यादा का हम रेम्यूनरेशन उसको दे रहे हैं। ओके, तो उसको कहा जाता है बेसिकली प्लेस ऑफ प्रॉफिट। ये एक्सप्लेन कर रखा है। ओके, तो इसकी लिमिट क्या है, अगर हम मंथली रेम्यूनरेशन दे रहे हैं उस पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी को जिसको हमने अपॉइंट किया है, कितना, एक्सीडिंग 2.5 लाख रुपीज़। ओके, यानी 2.5 लाख रुपीज़ अगर हम दे रहे हैं उससे ज़्यादा। ओके, 2.5 एक्सीडिंग लिखा हुआ है। ओके, यानी 2.5 लाख से ज़्यादा का रेम्यूनरेशन दे रहे हैं मंथली किसी भी पर्सन को जिसको हमने अपॉइंट किया है। ओके, तो उसको वो रेम्यूनरेशन देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा बाय शेयरहोल्डर्स एट जनरल मीटिंग बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओके, तो ये सिंपल सा पॉइंट था क्लॉज एफ से रिलेटेड। तो लिमिट क्या है इसमें, 2.5 लाख से ज़्यादा की। ओके, यानी 2.5 लाख तक देंगे तो चलेगा, बोर्ड की परमिशन ले लेंगे। 2.5 लाख से ज़्यादा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज क्लॉज जी, जिसमें लिखा हुआ है वेयर द ट्रांजेक्शन एंटर कर रहे हैं हम किसके लिए, अंडर राइटिंग के लिए। किस चीज़ का अंडर राइटिंग, सब्सक्रिप्शन ऑफ एनी सिक्योरिटीज़ के लिए अंडर राइटिंग करते हैं ना। ओके, तो उसी की बात हो रही है। तो अगर वो एक्सीड होता है क्या, 1% ऑफ द नेटवर्थ, यानी कंपनी की जो भी नेटवर्थ है उसका 1% निकालेंगे। उससे ज़्यादा का अगर वो पर्टिकुलर मतलब कॉन्ट्रैक्ट है या अरेंजमेंट है, देन वी हैव टू टेक अप्रूवल ऑफ शेयरहोल्डर्स बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओके, तो ये क्लियर। तो क्लॉज हमने क्या क्या कर लिया, क्लॉज ए टू ई हो ही गया था हमारा। अब क्लॉज एफ भी हो गया, क्लॉज जी भी हो गया। ओके, तो ये सारे ट्रांजैक्शंस की लिमिट हमने पढ़ ली। अब आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा कि कब हमें बोर्ड का परमिशन लेनी है, कब हमें शेयरहोल्डर्स की परमिशन लेनी है, कब हमें किसी की परमिशन नहीं लेनी है। ओके, तो अब कुछ अदर प्रोविजंस देख लेते हैं, वो क्या क्या है। नो वोटिंग बाय रिलेटेड मेंबर, यानी कोई भी रिलेटेड मेंबर है तो वो वोट नहीं कर सकता। यानी कोई भी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट के लिए हम अप्रूवल ले रहे हैं, उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में जो रिलेटेड मेंबर है वो वोट नहीं कर सकता। ओके, तो ये सिंपल सा जनरल रूल है। बट देयर इज अ एक्सेप्शन, वो क्या है, हाउ एवर नथिंग कंटेन्ड इन द सेकेंड प्रोविजो। इसको सेकेंड प्रोविजो, ये सेकेंड प्रोविजो है। ओके, तो ये ध्यान रखना बिकॉज एक्सेप्शंस आएंगे कुछ आगे तो वो आपको काम आएगा। ओके, वैसे मैं बता दूंगा वहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। तो हाउ एवर नथिंग कंटेन्ड इन द सेकेंड प्रोविजो शैल अप्लाई टू अ कंपनी इन विच 90% और उससे ज़्यादा इन नंबर आर रिलेटिव्स ऑफ प्रोमोटर और रिलेटेड पार्टीज। ओके, यानी 90% या उससे ज़्यादा रिलेटेड पार्टी है या फिर रिलेटिव्स है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, उस केस में हम अप्लाई नहीं कर सकते ये पर्टिकुलर प्रोविज़न। ओके, यानी ये प्रोविज़ो उस केस में अप्लाई नहीं होगा, यानी वोट तो करना ही पड़ेगा ना। ओके, उस केस में बिकॉज 90% या उससे ज़्यादा ही रिलेटेड मेंबर हैं, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, राइट, वोट करना ही पड़ेगा। तो ये सिंपल सा सेकेंड प्रोविज़ो है। और फर्स्ट प्रोविज़ो क्या था जो हमने पढ़ा था, क्या, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस रिक्वायरिंग अप्रूवल बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओके, वो फर्स्ट प्रोविज़ो है और ये सेकंड प्रोविज़ो, ये याद रखना बिकॉज ये एक्सेप्शंस में काम आएगा। नेक्स्ट स्लाइड वही है। तो एक्सेप्शंस नहीं, एग्जेम्पशंस। ओके, तो एग्जेम्पशंस क्या क्या है, दो तरह के हैं। पहला क्या, फर्स्ट प्रोविज़ो एंड सेकंड प्रोविज़ो दोनों ही अप्लाई नहीं होंगे कुछ कंपनीज पे। और दूसरा क्या है, सिर्फ सेकंड प्रोविज़ो अप्लाई नहीं होगा कुछ कंपनीज पे। ओके, तो ये दो है एग्जेम्पशंस। फर्स्ट प्रोविज़ो फिर बता देता हूँ क्या है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को अप्रूवल लेना पड़ता है बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। ओके, ये है फर्स्ट प्रोविज़ो। सेकंड प्रोविज़ो क्या है, जो हमने पढ़ा कि जो रिलेटेड मेंबर है वो वोट नहीं दे सकता उस पर्टिकुलर रेजोल्यूशन में। ओके, तो ये दोनों प्रोविज़ोस थे, फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अप्लाई नहीं होते किन कंपनीज पे, गवर्नमेंट कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी जो है अनलिस्टेड है तो उस केस में क्या करेंगे, अनलिस्टेड मतलब अदर देन लिस्टेड। ओके,
यानी लिस्टेड को तो क्या है सीधा सीधा कि उसको एग्जामिशन दे दी, बट अगर कोई अदर देन लिस्टेड कंपनी है यानी अनलिस्टेड है कह सकते हैं, ओके। तो इनके सच कंपनी ऑब्टेन कर रही है अप्रूवल किसका, मिनिस्ट्री का या फिर कोई भी डिपार्टमेंट का, किस चीज़ का, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है उसका हमने अप्रूवल ले लिया है बिफोर एंट्रिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट, यानी हमने क्या किया है सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ले चुके हैं हम उसके डिपार्टमेंट का, ओके। तो उस केस में क्या करना है ना, हमें एग्जेम्पशन मिलेगी, ओके। यानी हम कर सकते हैं अगर हमें आरपीटी करना है विदाउट टेकिंग अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, ओके। शेयर होल्डर्स बिकॉज गवर्नमेंट इज शेयर होल्डर होती है उसकी मैक्सिमम, ओके, मोर देन 51%, राइट। तो डेट इज़ वाई फर्स्ट प्रोविज़ो एंड सेकंड प्रोविज़ो दोनों ही अप्लाई नहीं होंगे किस पे, गवर्नमेंट कंपनी पे, एंड सेकंड प्रोविज़ो अप्लाई नहीं होगा ओनली किस पे, प्राइवेट कंपनी पे, ओके। और दोनों ही केस में क्या होगा, अगर उन्होंने डिफ़ॉल्ट नहीं किया है किसमें, सेक्शन 137 जो कि है फाइलिंग इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एंड सेक्शन 92 जो कि है एनुअल रिटर्न, ओके। इन दोनों में अगर उन्होंने कंप्लाई किया है तब उनको एग्जामिशन मिलेगी, अगर कोई डिफ़ॉल्ट किया है देन उनको एग्जामिशन नहीं मिलेगी, ओके। नेक्स्ट इज ट्रांजैक्शन बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी, ये फिफ्थ प्रोविज़ो है। इसमें क्या लिखा हुआ है, कोई भी होल्डिंग कंपनी, ओके, एंड उसकी सब्सिडरी कंपनी, वो भी कौन सी वाली, होली ओन्ड सब्सिडरी, जिसके अकाउंट्स जो है वो कंसोलिडेट किए जाते हैं विद सच होल्डिंग कंपनी, कंसोलिडेशन होता है ना सब्सिडरी एंड होल्डिंग का, अगर वो कंसोलिडेट होते हैं अकाउंट्स एंड प्लेस किए जाते हैं किसके सामने, शेयर होल्डर्स के सामने एट जनरल मीटिंग, ओके। बिकॉज कंसोलिडेशन होता है तो वो कंसोलिडेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो होते हैं वो भी प्लेस किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के सामने, ओके। तो शेयर होल्डर्स के सामने सारे अकाउंट्स वगैरह रखे जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा ना, हमें अप्रूवल नहीं लेना है किसका, कंपनी का, बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन बाय मेंबर्स, ओके। बिकॉज क्या है होली ओन सब्सिडरी है तो सारे केस वगैरह पता है उनको मेंबर्स को, तो उस केस में अप्रूवल लेने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ओके। अगर सिर्फ वो होली ओन सब्सिडरी है तो, प्लस उनके अकाउंट्स कंसोलिडेट होते हैं तो, ओके, ये दोनों कंडीशंस है तभी हमें अप्रूवल लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, ओके। तो ये भी सिंपल सा प्रोविज़ो है। नेक्स्ट इज अगर हमने कोई भी आरपीटी कर दिया विदाउट अप्रूवल ऑफ बोर्ड या फिर अप्रूवल बाय अ रिजोल्यूशन, ओके, जो भी केस है मैंने केस बता चुका हूँ मैं कि कौन कौन से केसेस में अप्रूवल चाहिए होगा, शेयर होल्डर्स का कौन कौन से केसेस में परमिशन चाहिए होगी या कंसेंट चाहिए होगी बोर्ड की, ओके। तो अगर उन्होंने बिना अप्रूवल के ही वो कॉन्ट्रैक्ट कर दिया तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइडेबल होगा एट द ऑप्शन ऑफ बोर्ड या फिर शेयर होल्डर्स, ओके। वॉइडेबल का मतलब बोर्ड या शेयर होल्डर्स को एक्सेप्ट करना है तो करे, नहीं करना है तो नहीं करे, ओके। और प्लस वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रेटिफाई भी नहीं किया है बोर्ड ने, एज द केस में भी बाय शेयर होल्डर्स, बोर्ड ने या शेयर होल्डर्स ने रेटिफाई भी नहीं किया। रेटिफाइड क्या होता है, मतलब सब्सीक्वेंट अप्रूवल, यानी उस टाइम अप्रूवल नहीं दिया बट मतलब उस टाइम अप्रूवल नहीं लिया उन्होंने बट आफ्टर 3 मंथ्स भी नहीं लिया, यानी रेटिफाई भी नहीं किया, सब्सीक्वेंट अप्रूवल भी नहीं मिला है विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच कॉन्ट्रैक्ट एंटर हुआ था, ओके। तो फर्दर क्या होगा, इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट इज विद रिलेटेड पार्टी, कोई भी रिलेटेड पार्टी से है वो कॉन्ट्रैक्ट, टू एनी डायरेक्टर या फिर ऑथराइज्ड बाय एनी अदर डायरेक्टर, यानी डायरेक्टर ने ऑथराइज कर दिया है उस पर्टिकुलर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन को विदाउट अप्रूवल ऑफ बोर्ड या फिर रेजोल्यूशन, तो उस डायरेक्टर को क्या करना पड़ेगा, इंडेमनिफाई करना पड़ेगा कोई भी लॉस होता है अगर उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट से या अरेंजमेंट से, ओके। कितना भी लॉस होगा वो इंडेमनिफाई करेगा कौन, जिसने भी ऑथराइज किया है, जिस भी डायरेक्टर ने ऑथराइज किया है या फिर कोई भी डायरेक्टर जिसकी वो रिलेटेड पार्टी है, ओके। तो ये चीज़ है, एक छोटा सा प्रोविज़न है ये भी। नेक्स्ट इज कंपनी में प्रोसीड टू रिकवर लॉस, यानी कंपनी केस वगैरह कर सकती है उस पर्टिकुलर अमाउंट को रिकवर करने के लिए जो भी लॉस हुआ है, ओके। एंड सेक्शन 188 सब सेक्शन 4 प्रोवाइड्स दैट इट शैल बी ओपन टू अ कंपनी टू प्रोसीड अगेंस्ट द डायरेक्टर, डायरेक्टर के अगेंस्ट वो केस वगैरह कर सकती है, लीगल प्रोसीडिंग्स कर सकती है, या फिर कोई भी एम्प्लॉय है जिसकी गलती है ये, वो भी उसके खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स कर सकती है अगर वो एंटर हुआ है कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट में इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 188, ओके। 188 में अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है कोई डायरेक्टर ने या एम्प्लॉय ने, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा, कंपनी प्रोसीड कर सकती है अगर कंपनी चाहे तो, ओके, बिकॉज मे लिखा हुआ है, ओके। नेक्स्ट इज सेक्शन 188 सब सेक्शन 5 जो कि पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, डिफॉल्टिंग डायरेक्टर या फिर एम्प्लॉय को पनिशमेंट मिलेगी क्या, इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 ईयर या फिर मिनिमम फाइन 25,000, मैक्सिमम फाइन 5 लाख या फिर दोनों, ओके। या फिर कोई और कंपनी है यानी अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो डायरेक्टर या एम्प्लॉय
जो भी पनिशमेंट मिलेगी उनको क्या मिलेगी, मिनिमम फाइन 25,000, मैक्सिमम फाइन 5 लाख। ओके, यानी इम्प्रिजनमेंट नहीं मिलेगी अगर अदर देन लिस्टेड कंपनी है तो। एंड द लास्ट इज डिस्क्लोजर करना पड़ेगा हमें कहाँ पे, बोर्ड रिपोर्ट में। अगर कोई भी आरपीटी अगर हम करते हैं, एवरी कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट एंटर होता है अंडर सेक्शन 188 जो कि आरपीटी का है, शैल बी मैंशनड कहाँ पे, बोर्ड्स रिपोर्ट में, टू द शेयरहोल्डर्स अलॉन्ग विद द जस्टिफिकेशन फॉर एंटरिंग इनटू सच कॉन्ट्रैक्ट। यानी जस्टिफिकेशन भी देना पड़ेगा कि क्यों हमने रिलेटेड पार्टी से ट्रांजैक्शन किया है, उसकी वजह क्या है, जस्टिफिकेशन, वो सब डिस्क्लोज करना पड़ेगा बोर्ड रिपोर्ट में। ओके, तो ये हमारा सेक्शन ख़त्म होता है 188।